हमने न्यूलिथिक विलेजेस की बात कर ली थी कि कैसे मेसोलिथिक से न्यूलिथिक की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी भारतीय महाद्वीप में जो सबसे अर्लीस्ट डेट है कि हमें यहाँ इस डेट से पता लग जाता है कि यहाँ न्यूलिथिक गांव जो हैं वो प्रॉप अप हो रहे थे अलग अलग प्लेसेस में, वो डेट है 7000 BCE। और 7000 BCE से लेके करीब करीब 1000 BCE तक ये जो न्यूलिथिक गांव हैं ये अलग अलग एरियाज़ में भारत के प्रॉप अप होते रहे। जो सबसे पहला एरिया है जहाँ पे ये गांव का चंक हमें देखने को मिलता है वो है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का पार्ट, जो आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है वो वाला एरिया। अब क्योंकि पाकिस्तान पार्टीशन से पहले इंडिया का ही पार्ट था इसलिए हम इसे भी आज कंसिडर कर लेते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये जो सारे एरियाज़ हैं ना, इनसे हमें क्या है सबूत मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं यहाँ की मिट्टी की तो यहाँ उनको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिनकी वो डेटिंग करते हैं। उनको समझ आता है कि अच्छा यहाँ 4000 से लेके 5000 साल पुरानी चीज़ें मिल रही हैं। इधर से 4000 5000 BCE से यहाँ लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था घर बना बना के, और किस तरीके के वो मटके बना रहे थे, किस तरीके की उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल करी हुई थी। और इन्हीं गाँवों से सबसे पहले एक हंटिंग गैदरिंग जो लाइफ स्टेज होती है उससे ट्रांजिशन करना किस में, एक न्यूलिथिक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ में, उसके हमें कन्विंसिंग एविडेंसेस मिलते हैं। और इन सब साइट्स में से भी मेहरगढ़ वो सबसे पहली साइट है जहाँ पे हमें एकदम डिटेल्ड और कॉन्क्रीट एविडेंस मिल जाता है, वो भी सबसे पुराना, कि हाँ लोगों ने अपनी हंटिंग गैदरिंग लाइफ को गिव अप कर दिया है और अब वो धीरे धीरे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। एक होता है कि आपको जब आप मिट्टी खोदें आर्कियोलॉजिस्ट और उसमें उनको कुछ कुछ चीज़ें मिले टूटी फूटी जिससे वो ढंग से स्टोरी अपनी कंस्ट्रक्ट ना कर पाए, पर एक होता है जब आपको डिटेल सबूत मिलने लगते हैं, एक के बाद एक लेयर दर लेयर आपको ढंग से ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे समझ आने लगे कि हाँ लोग ने पहले यहाँ पे कॉपर यूज़ किया था, फिर मेटल की तरफ बढ़े, फिर ये बनाया उन्होंने, फिर वो बनाया उन्होंने, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया होगा। तो ये जो पूरा डिटेल्ड सबूत है ना वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से हमें करीब करीब 7 ऑक्यूपेशनल लेवल मिलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जब किसी साइट की खुदाई करते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, तो जो सबसे पहला लेवल मिलता है ना, लेवल मतलब पीरियड, इस पीरियड में लोग क्या कर रहे होंगे वो हमें वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, चीज़ों के अवशेष मिले हैं, उन चीज़ों के अवशेषों से उनकी पूरी लाइफस्टाइल कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। अगर हमें यहाँ से आयरन की मूर्तियाँ मिली हैं, कॉपर मेटल के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, और इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी मिली है, ब्लू पॉटरी मिली है, या घर जो हैं वो अच्छी अच्छी ब्रिक्स के वेल बिल्ट और फायर में अच्छे से पके हुए ब्रिक्स के घर मिले हैं, छत डली हुई है अच्छी, अगर हमें इन सब के अवशेष मिल रहे हैं तो हम इजीली उससे इन सारे लोगों की लाइफस्टाइल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस पीरियड में जो लोग रह रहे थे वो किस तरीके का जीवन जी रहे थे। फिर सपोज कीजिए आर्कियोलॉजिस्ट और डीप खोद दें और अंदर चले जाएं और उनको इस लेयर से कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे मिले, इस पीरियड के लोगों को फिर वो अलग से कैटेगराइज कर देंगे कि यहाँ पीरियड 5 के जो लोग थे वो इस तरीके से रह रहे थे, इस तरीके से वो अपना रोज़मर्रा की जीवन में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे या फिर लाइफस्टाइल जी रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसे करके जब एकदम डीप लेयर्स खोदते जाते हैं ना, तो जो सबसे निचली लेयर होती है ना उसको पीरियड 1 नाम दे देते हैं कि ये पीरियड 1 है, और इससे नीचे अगर वो खोदेंगे तो उन्हें कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए वो इस लेयर को पीरियड 1 नाम दे देते हैं कि हाँ इससे हमें ऐसे ऐसे चीज़ें मिली हैं। और ये जो लेयर होगी ये सबसे प्रिमिटिव होगी, यहाँ सबसे कम एडवांसमेंट होगा, सबसे क्रूड होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे एडवांसमेंट बढ़ेगी हर चीज़ में, पॉटरी में, उसके अलावा मेटल में, एक्सचेंज में, ट्रेड में, लाइफस्टाइल में, कॉम्प्लेक्सिटी में, हर चीज़ जैसे जैसे आप ऊपर आओगे मिट्टी में वैसे वैसे बढ़ेगी। और खुदाई तो आर्कियोलॉजिस्ट ऊपर से नीचे करते हैं तो सबसे पहले उनको एडवांस स्टेजेस देखने को मिलती है, और जैसे जैसे वो नीचे खोदते जाते हैं उनको एकदम प्रिमिटिव स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे पहली पीरियड 1 की जो प्रिमिटिव स्टेज है ना मेहरगढ़ की, वो हमें ढंग से ये दिखाने में सफल हो जाती है कि कैसे लोगों ने धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे पॉटरी नहीं है, यहाँ माइक्रोलिथ्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हाथ से बनी हुई ब्रिक्स मिल रही हैं। तो धीरे धीरे लोग ने कैसे एक हंटिंग गैदरिंग की लाइफ को छोड़ते हुए एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ जीना स्टार्ट किया, उसके हमको धीरे धीरे अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसलिए मेहरगढ़ की साइट को इतना एकदम एक्सीलेंट माना जाता है, क्योंकि इससे हमें ढंग से एक क्लियर पिक्चर कन्वे हो जाती है। अगर इस साइट की बात करें तो ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है, जो आज का पाकिस्तान वाला एरिया है ना वहाँ पे है बलूचिस्तान। ये डेजर्ट और थोड़ा एयर टाइप का एरिया है, तो यहाँ पे मेहरगढ़ लोकेटेड है। और मेहरगढ़ से हमें 7 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले हैं।
ये साइट करीब करीब 200 हेक्टेयर लंबी और चौड़ी है। 200 हेक्टेयर मतलब 100 हेक्टेयर का मतलब होता है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, और 200 हेक्टेयर मतलब 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर। इतनी लंबी और इतनी चौड़ी रफली ये साइट है ना। इसमें जो पीरियड 1 और 2 है, यानी कि जो सबसे निचले पीरियड्स है ना मेहरगढ़ के, वो न्यूलिथिक कंसिडर किए जाते हैं। न्यूलिथिक मतलब वही जो मैंने आपको सारे फीचर्स बताए हैं न्यूलिथिक लाइफस्टाइल के, कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो रहा है, सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लगा है, थोड़ी बहुत पॉटरी आने लगी है, पर मेटल का प्रेजेंस नहीं है, वो होती है न्यूलिथिक लाइफस्टाइल। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कॉपर देखने को मिलता है 1 और 2 में, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि इसको हम चैल्कोलिथिक बोल दें। न्यूलिथिक से अगली स्टेज क्या है? चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर का इस्तेमाल, ठीक है। जब आप न्यूलिथिक एज के बाद धीरे धीरे कॉपर का इस्तेमाल करना सीख जाते हो, उसको हम चैल्कोलिथिक बोल देते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉपर सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ न्यूलिथिक माना जाता है पीरियड 1 और 2 को। इसकी डेट्स की बात करें, जो यहाँ पे हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं ना, फिर उसको आर्कियोलॉजिस्ट लैब में डेटिंग करते हैं उसकी, उनके पास साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। तो डेटिंग से पता चला कि यहाँ जो सबसे पुरानी डेट्स है वो करीब करीब 5000 BCE के करीब जाती है, यानी आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में सेटलमेंट स्टार्ट हो गए थे। और हो सकता है इससे भी पुरानी कोई चीज़ हो, लेकिन उसके हमें एविडेंस नहीं मिले। तो हिस्ट्री में यही होता है, जिस चीज़ का जो एविडेंस मिला उसके बेसिस पे स्टोरी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। और घरों की बात करें तो लोग इस पीरियड में हैंडमेड मड ब्रिक्स से घर बना रहे थे, मिट्टी की ईंटें बनाते थे खुद से अपने हाथों से, ठीक है। और रेक्टेंगुलर से छोटे छोटे रूम्स होते थे। छत डालने का लोगों का सिस्टम आता नहीं था, तो वो इस पे थैच्ड रूफ कर लेते होंगे, सूखी घास से उन्होंने पूरा छज्जा बना लिया, उसको डाल दिया इस तरीके से। इनफैक्ट छत डालने का सिस्टम तो इतना सोफिस्टिकेटेड है, वो उसको डालना बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम बाद जाके छत डलने लगी है। मतलब आज से अगर आप देखोगे 300 साल 400 साल पहले तक के भी जो पुराने घर हैं गाँव में, उन पे सिर्फ पट्टियाँ डली हुई है, क्योंकि लोगों को छत डालना अच्छे से आता नहीं, उसके लिए छोटी मशीनरी चाहिए जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं, छोटे छोटे लघु पाषाण औजार मिले हैं, न्यूलिथिक हैंड एक्सेस मिली हैं जिन्हें हम सेल्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ब्लेड्स मिली हैं जिन्हें वुडन हैंडल्स में लगाया गया है बाइटुमेन की हेल्प से। क्या होता है कि ये होता है बाइटुमेन, ये नेचुरली अकरिंग बाइटुमेन। एक तो जब आप पेट्रोल को रिफाइन करते हो ना, तब भी वहाँ से बाइटुमेन निकलता है, और एक नेचुरली अकरिंग बाइटुमेन भी होता है। ये थोड़ा विस्कस सा लिक्विड होता है, थिक सा ब्लैक सा। इससे क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। अगर ये वुडन हैंडल है, इस पर आपने बाइटुमेन की लेयर लगा दी, फिर आप इस पर माइक्रोलिथ्स अटैच कर दो, तो आपकी बढ़िया सी ब्लेड बन जाएगी। तो इस तरीके से पहले के टाइम में जब स्क्रू ड्राइवर और स्क्रूज नहीं थे, तो लोग इस तरीके से अपनी टूल्स डिज़ाइन किए करते थे। ना ही और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बाइटुमेन का यूज़ इसी तरीके से होता था। इसके अलावा हमें यहाँ से मेहरगढ़ का जो पार्ट 1 है, पीरियड 1, वो ए सेरेमिक है, यानी कि यहाँ से हमें पॉटरी के एविडेंस नहीं मिलते हैं, मतलब लोगों ने पॉटरी बनाना नहीं सीखा होगा। इसी से हमें समझ आ रहा है कि हाँ, लोगों ने अपनी हंटिंग गैदरिंग की लाइफ को छोड़ के यहाँ रहना स्टार्ट किया है। वो इसी से दिख रहा है ना, क्योंकि जो चीज़ पहले नहीं थी और फिर धीरे धीरे ऊपर की लेवल्स में मिलने लग जाए, इसका मतलब एक वो एडवांसमेंट शो कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ के लोग थे पीरियड 1 के, वो ओपन स्पेसेस में अपने डेड को बरी करते थे। वो ऐसे क्या करते थे, ऐसे गोल सा गड्ढा खोद लिया, उसमें इंसान की बॉडी को ऐसे थोड़ा बेंड करके डाल दिया, थोड़े बहुत उसमें ग्रेव गुड्स डाल देते थे। ग्रेव गुड्स मतलब ये बिलीव करना कि ये जो इंसान मरा है, ये मरने के बाद कहीं जाएगा, और ये जो जाएगा तो इसकी अपनी जर्नी में ये कुछ चीज़ें इस्तेमाल करेगा जो अभी यूज़ कर रहा था। तो वो बिलीव रखते हुए लोग इसके ग्रेव के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें दफनाते थे जो उनको लगता था ज़रूरी है, जैसे खाने के आइटम दफना दिए। अब खाने के आइटम तो क्या है, डिकम्पोज जाते हैं, इसलिए हमें मिलते नहीं है, पर इसके साथ साथ इन्होंने थोड़े बहुत बीड्स, नेकलेसेस, थोड़े स्टोन टूल्स और थोड़ी थोड़ी स्किन एनिमल्स की, ये सब दफनाते थे लोग। तो इससे पता चलता है कि उनके आफ्टर लाइफ के बिलीव्स क्या होते थे। तो इन ग्रेव गुड्स में क्या क्या मिला है, हमें फूड ऑफरिंग्स, ऑर्नामेंट मिले हैं जैसे नेकलेसेस वगैरह, पेंडेंट्स, शेल के बीड्स, एक कॉपर की भी बीड मिली है, टर्कोइस और लैपिस लैजुली की बीड मिली है। अब कमाल की बात यह है, इन ग्रेव गुड्स को एग्जामिन करने से हमें पता चल रहा है कि टर्कोइस और लैपिस लैजुली की बीड्स मिली हैं, पर लैपिस लैजुली जो है वो वहाँ का नेटिव एलिमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे लोकली नहीं मिलता,
मतलब लोगों ने उसको कहीं दूर से लेके आए होंगे। लैपिस लजुली करीब करीब अफ़गानिस्तान से उन्होंने लेके आए होंगे, या बलूचिस्तान में भी जो चगाई पहाड़ियाँ हैं वहाँ से वो लेके आए होंगे। मतलब सोचिए ट्रेड का उनका नेटवर्क इस पीरियड 1 से भी कितना एडवांस्ड है। आज से 7000 साल पहले से भी लोग ट्रेडिंग कितनी दूर दूर की जगहों से ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान से लैपिस लजुली लेके आ रहे हैं ताकि वो मनके बना सके, बीड्स बना सके, और उसको अपने डेड बरियल्स में उसको वो दफना रहे हैं। टर्कॉइज बीड्स जो हैं वो सेंट्रल ईरान और ईस्टर्न ईरान और सेंट्रल एशिया से लेके आ रहे हैं इतनी दूर से। और शेल्स मिल रहे हैं, शेल बीड्स। जो सबसे करीब सोर्स है ना मरीन शेल्स का, वो मकरन का कोस्ट है, ये मेहरगढ़ में यहाँ शेल बीड्स मिल रहे हैं। और शेल्स कहाँ मिलेंगे आपको? नदी, वो सी के किनारे। तो इतनी दूर से, करीब करीब 500 किलोमीटर दूर से ये लोग शेल बीड्स को लेके आ रहे हैं। इससे सिग्निफाई होता है कि उनके ट्रेड नेटवर्क 7000 ईयर्स पहले भी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितने ज़्यादा डीप और कनेक्टेड थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बरियल्स अगर हमें देखने को मिले हैं तो कुछ डबल बरियल्स हैं, मतलब एक ही गड्ढे में दो लोगों को दफना दिया जाना। और कुछ सेकेंडरी बरियल्स भी मिले हैं कि पहले आप जो बॉडी है उसको एलिमेंट से एक्सपोज करो, धूप, बारिश, गिद्ध विद्ध जो भी उस बॉडी को खा जाए, नोच जाए, सब कुछ हो जाए। उसके बाद सिर्फ उसकी जब हड्डियाँ बचेगी उसको एक कलश में डाल के आप उसको ज़मीन में गाड़ दो। तो ऐसे सेकेंडरी बरियल्स के हमें एविडेंस देखने को मिल जाते हैं। पीरियड 2 की अगर बात करें मेहरगढ़ की, तो वो करीब करीब 6000 से लेकर 4500 BCE तक का डेट करता है। इस पीरियड में अब सेटलमेंट जो है उसका क्षेत्र विस्तार हो रहा है। ठीक है, अब वो साइज़ में बढ़ रही है धीरे धीरे। ऐसा ही होता है, हर सिविलाइजेशन हर एज के साथ धीरे धीरे शेप में बढ़ती है, विस्तार होता है। और थोड़े हाउसेस के नंबर बढ़ने लगे हैं। कुछ जो रूम्स हैं वो स्टोरेज की तरह यूज़ हो रहे हैं क्योंकि खेती हो रही है, अनाज का सरप्लस होगा तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। और जब स्टोन टूल्स हैं, अगर उनकी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पढ़ाई की है उससे पता चल रहा है कि एनिमल्स की जो एनिमल्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनमें इन स्टोन टूल्स का यूज़ हो रहा था। जैसे एनिमल्स की बुचिंग करना में, कुक करने में, और एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको प्रोसेस करके उससे कपड़े वपड़े बनाने में, और जो एनिमल्स की बोन्स होती है उससे कुछ किसी की भी तरीके का आर्टिफैक्ट बनाने में, इन सब चीज़ों में स्टोन टूल्स यूज़ हो रहे हैं। और हैंडमेड पॉटरी भी अब इस पीरियड से मिलने लगी है, पीरियड 2 से। और व्हील मेड पॉटरी भी मिलने लग जाती है थोड़े ऊपर वाले लेवल से। तो ये एक आविष्कार है नया। व्हील का बनना मतलब ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत है, इसलिए ये भी कमेंडेबल चीज़ है कि कहाँ पहले पॉटरी नहीं थी, अब हैंडमेड पॉटरी भी मिल रही है और धीरे धीरे व्हील मेड पॉटरी मिल रही है। और जहाँ से व्हील मेड पॉटरी मिलने लगती है मतलब वहाँ पे लोगों को व्हील का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा हमें वहाँ से थोड़े ग्राइंडिंग स्टोन्स मिल जाते हैं, कुछ क्ले फिगरीन्स मिल जाती हैं एक, और यहाँ से हमें आइवरी टस्क मिलते हैं, यानी हाथी दांत मिलने लग जाते हैं। मेहरगढ़ को जो थर्ड पार्ट है, मेहरगढ़ का थर्ड लेवल है, वो भी 5000 BCE के आसपास का है। और ये चालकोलिथिक है। ये समझने वाली बात है, ये चालकोलिथिक है, मतलब थर्ड पीरियड से मेहरगढ़ के लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल करना सीख लिया था। मेटलर्जी में वो घुस गए थे कि कैसे कॉपर के ओर से, कॉपर का ओर क्या है, ग्रीनिश कलर का होता है, कॉपर के एक ओर से जिसमें उसको एकदम हाई हीट पे करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप हीट करके उसमें से कैसे कॉपर को निकालना है, इस कला को सीखने में उन्होंने मतलब लगाए होंगे बहुत साल। लेकिन हमें 5th मिलेनियम BC सबूत मिल रहा है, मतलब आज से करीब करीब 7000 साल पहले से उनको ये समझ आ गया था मेटलर्जी कैसे करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्राफ्ट एक्टिविटीज़ अब इंक्रीज़ होने लगी है। अब इंसान की जब बेसिक नीड्स मीट हो जाती है ना, खाना पानी शेल्टर, तो वो क्या करेगा, फिर वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। तो उसकी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, व्हील मेड पॉटरी बन रही है, डेकोरेशंस और डीप हो रहे हैं उसके। वो अब नेटवर्क, उसका ट्रेडिंग का नेटवर्क बढ़ रहा होगा क्योंकि वो जो चीज़ें बना रहा है वो दूसरों को बेचने की इच्छा रही होगी उसकी। बार्टर सिस्टम होता होगा तो दूसरों से चीज़ें वो लेके आ रहा होगा, इंसानों का ग्रुप है वो दूसरे गाँव में जा रहा होगा, इंटरेक्शन बढ़ रहा होगा कम्युनिटीज़ के बीच में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेज, शायद उनकी जो लैंग्वेज होगी वो उन्हीं को पता होगी, रिटन डॉक्यूमेंट तो हमें मिलते नहीं है। तो एक लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे गांव में जाके इंटरैक्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा, कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा, वो अभी से होने लगा था। इसके अलावा बीड्स इतनी सारी मिलती हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। शायद सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी बीड्स पहनते थे उस टाइम में, इसलिए बीड्स जो है उसका कारोबार बहुत ही बड़े स्केल पे होता था और हर जगह से हमें बीड्स मिलती हैं। स्टोन की माइक्रो ड्रिल्स मिलती हैं। ठीक है, कि स्टोन में अगर आपको नक्काशी करनी है उसके लिए भी छोटी छोटी ड्रिल्स बना रखी है
सिमेट्रीज होती हैं उनके पैटर्न्स चेंज होने लगे थे कि अब किस तरीके की सिमेट्री आ गई थी कि वहाँ पे ज़्यादा बरियल्स आ सकें, और ग्रेव गुड्स में डिफरेंस आने लगे थे। इसके अलावा ग्रेव गुड्स में हमें यहाँ से मेहरगढ़ जो 3rd लेवल है वहाँ से एक कलेक्टिव बरियल मिला है कि एक ही गड्ढा खोद के उसमें मल्टीपल लोगों को गाड़ देना, और उसमें से 2 पेंटेड पॉट्स भी मिले हैं। ये पहली बार हुआ है कि हमको जो मटके हैं वो ग्रेव गुड में मिले हैं। देखिए क्या होता है कि आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ ग्रेव्स में डालना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि सपोज़ करो मेटल की शॉर्टेज है या पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस टाइम पे अगर पॉटरी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है 3rd लेवल पे आते आते, तो अगर आप अपना मटका जो थोड़े स्केल पे ही बन पा रहे हैं उसको ग्रेव्स में क्यों डालोगे। पर अगर ग्रेव गुड में किसी के 2 मटके मिल रहे हैं, मतलब या तो वो इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिच रहा होगा, तो इससे हमें एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का भी आइडिया मिलता है, ठीक है, ग्रेव गुड्स की पढ़ाई से। इसके अलावा बीड्स और ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं स्टेटाइट के बने हुए। स्टेटाइट क्या होता है, एक पत्थर होता है जो ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, उससे बीड्स बनाना, सील बनाना बहुत डिज़ायरेबल रहता है, क्योंकि ना वो ज़्यादा इजीली टूटेगा पर वो इतना हार्ड भी नहीं है कि उसको आप अपनी मनचाही शेप ना दे सको। इसलिए स्टेटाइट का यूज़ हमें काफ़ी एक्सटेंसिवली देखने को मिलेगा इन न्योलिथिक विलेजेस में, और आगे आने वाली हड़प्पा सभ्यता में भी स्टेटाइट का काफ़ी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा हमको बीड्स मिलती हैं किस किस की, लैपिस लेज़ुली की, कार्नीलियन की, टर्कोइस की, अगेट, टेराकोटा और सीशेल्स की, ठीक है। अगर आपको समझना है कि डिफरेंट बीड्स कैसी दिखती हैं, क्या मटेरियल्स हैं ये, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। इसके अलावा पीरियड 1, 2 और 3 के बारे में हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि ये एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस है कि कैसे लोगों ने अपने आप को सस्टेन किया है हंटिंग गैदरिंग की लाइफस्टाइल से चेंज होकर एक सेडेंट्री की लाइफस्टाइल में। इसलिए पीरियड 1, 2, 3 इतने इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़ के, ठीक है। अगर क्रॉप्स की बात करें तो बार्ले यानी जौ सबसे पहला क्रॉप था जो मेहरगढ़ के आसपास में डोमेस्टिकेट किया गया। यहाँ पे सबसे जो लोएस्ट लेवल्स हैं वहाँ पे जौ के एविडेंसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप था, और फिर धीरे धीरे ऊपर आते लेवल्स में हमें वीट का भी एविडेंस मिलने लग जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे लेवल्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वीट जो है वो जौ को ओवरटेक कर लेता है इम्पोर्टेंस में। तो वीट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी ज़्यादा हमको वेराइटीज़ मिलने लगती हैं, ज़्यादा लोग वीट ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा बेर और डेट्स, कॉटन, ओट्स, इनके भी हमें अवशेष मिले हैं कि लोग हाँ इनको भी उगा रहे थे, खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। अगर बात करें कि लोग ये जो फार्मिंग कर रहे हैं इन चीज़ों की, उसके लिए पानी कहाँ से आ रहा है, तो 2 सिस्टम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने गेस किए हैं कि एक तो विंटर रेन्स, कि सर्दियों में थोड़ी बहुत जो बारिश आती है ना बलूचिस्तान में, उससे उनको पानी मिलता होगा क्रॉप्स को। इसके अलावा क्या करते होंगे वो वहाँ के फार्मर्स, जैसे बारिश हुई है ना, ये हिल है और हिल में लो लाइंग एरियाज़ भी होते हैं, तो ये जो निचले एरियाज़ है इसमें बारिश का पानी सपोज करो कलेक्ट हो गया, तो वहाँ से इन्होंने क्या किया, एम्बैंकमेंट बना दिए फार्मर्स ने, यानी कि यहाँ से रास्ता साफ़ करके मिट्टी का ऐसे दीवार सी बनाते गए, और फिर क्या होगा, ये पानी इसमें बहेगा, यहाँ की दीवार तोड़ दो, ये पानी इसमें बहेगा, धीरे धीरे इस चैनल को अपने खेत की तरफ ले आओ। तो ये एक नेचुरल एम्बैंकमेंट है। आज के लोग वहाँ अब भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे एम्बैंकमेंट बनाए हो सकते हैं उन्होंने, या फिर कहीं सपोज करो हिली एरिया है उसमें से स्टेप टाइप्स हैं, तो उन्होंने यहाँ पे पत्थर लगा दिए, पूरी दीवार बना दी, तो क्या होगा, बारिश होगी, ये मिट्टी को पूरा गीला कर देगी, फिर एक बार बारिश ख़त्म हो गई तो इन टेरेसेस पे जाके खेती कर लो। तो हो सकता है लोगों ने इस तरीके से फार्मिंग के लिए इरिगेशन यूज़ की हो, ठीक है। और हमें स्टोन सिकल्स मिलती हैं कि ऐसे हंसियाँ ऐसे स्टोन की बनी हुई ये मिलती हैं, जिनसे वो फसल काटते होंगे। वुड की मिलती हैं, उनके ऊपर माइक्रोलिथ्स अटैच किए होंगे उन्होंने बाइटुमिन की हेल्प से। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उससे इंडिकेट होता है कि हाँ लोग जो हैं खेती कर रहे हैं और ग्रेन्स को स्टोर भी कर रहे हैं। मेहरगढ़ में हमें ये जो ट्रांजिशन है ये सिर्फ खेती में नहीं देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे हंटिंग टू एनिमल डोमेस्टिकेशन भी देखने को मिलता है। कैसे कि पहले जो शुरुआती लेवल्स है ना मेहरगढ़ के पीरियड 1, 2, उसमें ना जो जंगली जानवर है ना उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसे गज़ील की, सांबर की, चीतल की, ब्लैक बक की, नीलगाय की, ठीक है, सारी वाइल्ड वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। पर जैसे जैसे आप पीरियड्स में ऊपर जा रहे हो ना, तो धीरे धीरे ये जो वाइल्ड वेराइटीज़ हैं वाइल्ड एनिमल्स की, ये कम होती जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी वेराइटीज़ मिलने लगती हैं, ऐसी बोन्स मिलने लगती हैं जो डोमेस्टिकेटेड हो,
कि जो गोट्स हैं उनकी बोन है, गोट और शीप की बोन पहले वाइल्ड वैरायटी में बहुत बड़ी बड़ी मिल रही थी, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बोन्स मिल रही थी, अब छोटी छोटी बोन्स मिलने लगी हैं। और ये जो जंगली जानवर है जैसे गजील और चीतल और सांबर, इनकी बोन्स डिसअपियर हो गई हैं ऊपर आते आते, और धीरे धीरे शीप, गोट, कैटल, इनकी बोन्स पड़ गई हैं। तो हमें इससे आराम से समझ आ रहा है कि हाँ, एक जंगली से पालतूकरण की तरफ रुख हो रहा है। एक जंगली जानवरों की हड्डियाँ जो ज़्यादा मिल रही थी, अब उससे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हमें ज़्यादा मिलने लगे। ठीक है, इसके अलावा एक जे.आर. लुकेस है, उनकी पढ़ाई से उन्होंने ये साबित किया है कि इस समय जो लोग रह रहे थे उनकी डेंटल कैरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, कैविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। वो इतना मीठा और प्रोसेस फूड उस टाइम था ही नहीं, तो कैविटी कैसे होगी, है ना। हो सकता है यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो। क्या होता है, फ्लोराइड जो होता है ना, वो आपके दांत पे जाके कवरिंग बना लेता है। तो वो कवरिंग बनाने से क्या होता है, बैक्टीरिया डायरेक्ट आपके इनामल के साथ एक्ट नहीं कर सकता और वो एसिड रिलीज़ नहीं कर सकता। उससे क्या होता है, आपके दांतों की थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। इसलिए आजकल अपने टूथपेस्ट में भी थोड़ा बहुत फ्लोराइड की मात्रा मिली होती है। तो इसलिए शायद वहाँ के पानी में हो सकता है फ्लोराइड की मात्रा रही हो, उसकी वजह से डेंटल कैविटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, पीरियड 4 ऑनवर्ड्स ना बहुत ही ज़्यादा सेटलमेंट का एक्सपेंशन हो जाता है। एग्रीकल्चर और क्राफ्ट में बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, विविधता बढ़ जाना, कि पहले सिर्फ 2 क्रॉप्स उगा रहे थे, अब 5-6 क्रॉप्स उगाने लगे हैं अलग अलग टाइम पे। क्राफ्ट में वो पहले सिर्फ एक तरीके के मटके बना रहे थे, अब और ज़्यादा तरीके के, सिर्फ मटके ही नहीं, वो फिगर्स भी बना रहे हैं, मूर्तियाँ बनाने लगे हैं। और सिर्फ मिट्टी से नहीं, वो मेटल से भी अब चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, मेटल्स की भी मूर्तियाँ बनाने लगे हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था दोनों एरियाज़ में, एग्रीकल्चर में भी और क्राफ्ट में भी। पॉटरी बेटर डेकोरेटेड थी और स्ट्रक्चर थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े बनाने लगे थे। अब उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया था, एक्सपीरियंस ज़्यादा होने लगा था। रूम सब सेपरेट दीवारों से बनाने लगे थे। वो पहले तो एक ही घर बना दिया, ऐसा एक दीवार यहाँ एक दीवार यहाँ, उसके ऊपर थैच्ड रूफ। अब तो इस घर का भी डिवीजन करने के लिए वॉल्स बनाने लगे थे। ये होने लगा था पीरियड 4 से। इस पीरियड 4 से हमें पॉलीक्रोम वेयर्स देखने को मिलते हैं। पॉलीक्रोम मतलब होता है बहुरंगी, मल्टी कलर, और वेयर मतलब पॉटरी। तो बहुरंगी पॉटरी हमें देखने को मिल जाती है इस पीरियड से। और इस पीरियड से हमें एक रेड कलर की पॉटरी देखने को मिलती है जिसपे पीपल लीव्स बनी हुई हैं। तो मतलब इस पीरियड में इतना एडवांसमेंट आ गया था कि अब लोग पॉटरी को भी डिज़ाइन और डेकोरेट करने में इंटरेस्टेड थे। इससे पहले प्लेन पॉटरी बना रहे हैं, तो लेकिन अब उनके पास इतना हुनर आ गया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया उनको कि अब वो डिज़ाइन और डेकोरेट करना ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ऐसी जो ये जो रेड वेयर है ना, हमें सिर्फ वो एक मेहरगढ़ से नहीं मिलती, बलूचिस्तान की दूसरे पार्ट से भी मिलने लगती है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग सिर्फ आपस में ही चीज़ें बना के नहीं रख रहे थे, वो इंटरेक्शन भी कर रहे थे। अपनी पॉटरी को वहाँ ले जा रहे थे, वहाँ से कुछ सामान लेके आ रहे थे। पहले भी हो रहा था, पर अब इसका कॉन्क्रीट सबूत हमको पॉटरी के रूप में देखने को मिल जाता है। पहले तो हम सिर्फ गेस कर रहे थे, अच्छा लैपिस लजुली मिल रहा है तो शायद ये अफगानिस्तान से ही लेके आए होंगे, क्योंकि वो पत्थर वहीं मिलता है, यहाँ तो मिलता नहीं। लेकिन अब तो हमें एक पॉटरी जो अलग अलग जगह पे मिल रही है, वो एकदम क्लियर एविडेंस दे रही है कि हाँ, यहाँ की चीज़ वहाँ जा रही है, वहाँ की चीज़ यहाँ पे आ रही है। और टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स मिलने लग रही हैं। अब की जो टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स हैं, उनकी हेयर स्टाइल बहुत इलेबोरेट है, एकदम बहुत घनी, बड़ी बड़ी फूल जड़े हुए उनमें, उनकी ब्रेस्ट बहुत हैवी हैं, लेग्स उनके जुड़े हुए हैं। और शायद ये जो टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स हैं, इनका कोई कल्टिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्योंकि जो भी सोसाइटीज़ है ना, जो अर्ली सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी वर्ल्ड में भी, वो हमेशा पहले एक फ़ीमेल पावर को पूजती हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा होता है कि सोसाइटी जो है मेल पावर को पूजने लगती है। हर सोसाइटी में ऐसा ही हुआ है कि पहले जो फीमेल पावर होती है ना, फेमिनिन पावर, उसकी पूजा होती है। इनफैक्ट ट्राइबल्स में आज भी फेमिनिन पावर की पूजा होती है। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास जो भी है ना, वो सब कुछ फेमिनिन है। ये जो अर्थ है, इससे चीज़ें ग्रो हो रही है, वो फेमिनिन है। जो मॉम आपको जन्म दे रही है, वो फेमिनिन है। इसलिए फीमेल पावर को इतना सुप्रीम माना गया है अर्ली कल्चर में। ठीक है, मेहरगढ़ के अलावा भी कुछ साइट्स हैं, जैसे किले गुल मोहम्मद हो गई, दम सादत हो गई। इनसे भी हमें नियोलिथिक विलेजेस के अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं। इनके डेट की बात करें तो 5000 BC के करीब की है। यहाँ से हमें ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता पॉटरी का, क्योंकि अर्लीस्ट लेवल है, पर यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे सिकल ब्लेड्स मिली हैं। ठीक है, सिकल ब्लेड्स मतलब ऐसी ब्लेड खेती में यूज़ होती है, ऐसी सिकल ब्लेड देखने को मिलती है। कहाँ से? किले गुल मोहम्मद से। ये सभी मैं आपको लोकेशंस मैप पे भी बताऊंगी, बट एक बार आप सारी साइट्स के फीचर्स समझ लीजिए मोटा मोटा।
गुल मोहम्मद जो है वहाँ पे वॉटल एंड डॉब की हट्स बन रहे थे। वॉटल एंड डॉब क्या होता है कि वही ऐसे लकड़ी के और ट्विग्स के ऐसे सपोर्ट्स और स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके बाद उसको मिट्टी का लेप लगा के मजबूत कर दिया, ये होता है वॉटल एंड डॉब। और फिर ऊपर छत डालने के लिए थैच्ड वो सूखी घास डाल दी, ये होता है वॉटल एंड डॉब स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। आर्टिफैक्ट्स में थोड़े थोड़े बहुत माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं और ब्लेड देखने को मिलती हैं अलग अलग पत्थरों से बनी हुई, जैसे चर्ट, जैस्पर और चैल्सिडिने की। यहाँ पे हमें हैंडमेड बास्केट भी मिलती हैं, ठीक है। बास्केट यानी कि इस तरीके की बास्केट, यानी वीविंग करना लोग सीखने लगे थे धीरे धीरे। और पॉटरी मिलती है। पॉटरी किस किस की मिलती है, एक तो व्हील मेड पॉटरी है यहाँ पे, और ब्लैक ऑन रेड वेयर है, मतलब ब्लैक कलर की पॉटरी है, सॉरी रेड कलर की पॉटरी है जिसपे ब्लैक कलर के डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये है ब्लैक ऑन रेड पॉटरी। फर्स्ट कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे पीरियड 3rd में देखने को मिल रहे हैं, मतलब पीरियड 1 में पॉटरी नहीं है, पीरियड 2 में थोड़ा एडवांसमेंट हो रहा है, पीरियड 3 तक तो हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलने लग जाते हैं। जो किले गुल मोहम्मद का जो सबसे ऊपर वाला लेवल है ना, वो दम सादत इस साइट है एक, उसके फर्स्ट लेवल से मैच करता है। मतलब लोग जब यहाँ पे 3rd लेवल में जी रहे थे तब दम सादत जो है उस बसना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ से हमें दम सादत और किले गुल मोहम्मद दोनों जगह से एक पॉटरी मिली है जिसको बोलते हैं केची बेग वेयर। ये केची बेग वेयर जो है ये एक ऐसी बहुत ही अच्छे से पकी हुई पतली सी पॉटरी होती है जिसमें हल्का पीला रंग होता है, ठीक है। और अलग अलग शेप्स की पॉटरी है, जैसे वाइड वेसेस हैं, बोल्स बने हैं, जार बने हैं, ये है केची बेग वेयर। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं कि ये पॉटरी कहाँ से देखने को मिलती है, तो मैप पे ये बलूचिस्तान के इन एरिया से देखने को मिलती है। ये केची बेग का एरिया है। अब क्योंकि ये पॉटरी यहाँ से मिल रही है इसलिए इस एरिया को केची बेग बोल दिया गया। ये एरिया केची बेग है और पॉटरी सबसे पहले यहाँ मिली थी, इसलिए इसको केची बेग पॉटरी बोल दिया है। क्योंकि आर्कियोलॉजी में ऐसा ट्रेडिशन होता है कि जो चीज़ आपको सबसे पहले जहाँ मिलती है ना, उसी की नेम पे उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। अलग साइट है एक अंजीरा और सियादाम। अंजीरा और सियादाम यहाँ पर हैं। अंजीरा और सियादाम, मेहरगढ़ यहाँ पे थी, किले गुल मोहम्मद की हमने बात कर ली। अंजीरा और सियादाम, तो इस एरिया में इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे हमें 5 पीरियड्स मिले हैं ऑक्यूपेशन के करीब करीब, कि 5 लेवल में खुदाई की है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने। जो पीरियड 1 था वो सेमी नोमैडिक सेटलमेंट दिखा रहा है कि लोग नोमैड से ज़्यादा एक जगह सेटल नहीं हो रहे थे, इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए ज़्यादा मटेरियल कल्चर मिला नहीं होगा। फिर धीरे धीरे लोगों ने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ रुख किया। पॉटरी में यहाँ पे व्हील मेड यानी कि व्हील का इन्वेंशन हो चुका है। व्हील से बनी हुई बफ यानी येलो कलर, बफ येलो कलर की थोड़ी बहुत पॉटरी मिली है जिसपे रेड कलर की कोटिंग है। चर्ट ब्लेड्स मिली है यहाँ पे। चर्ट एक तरीके का पत्थर होता है, बहुत डिज़ायरेबल होता है ब्लेड्स बनाने के लिए क्योंकि शार्प होता है थोड़ा, तो ऐसे चर्ट की ब्लेड्स मिली हैं। और यहाँ पे फाउंडेशन बनाने के लिए घरों की स्टोन को रफ स्क्वायर्स में कट करते थे। देखिए घर बनाना होगा ना आपको तो कोई फाउंडेशन चाहिए, या तो आप वहाँ की मिट्टी खोद के मिट्टी भर दो, वो फाउंडेशन हो जाएगी, या आप क्या करो पत्थर के स्लैब लगा दो, उससे घर की फाउंडेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें वो देखने को मिल रहा है कि कैसे लोगों ने पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को स्क्वायर्स में काट के उसकी फाउंडेशन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो पॉटरी मिली है उसको बोलते हैं टोगाऊ वेयर। टोगाऊ वेयर मतलब एक ऐसी लाल कलर की पॉटरी होती है वो, इस पर ब्लैक कलर के डिज़ाइंस बने होते हैं, ठीक है। मैं पॉटरी पे भी एक सेपरेटली पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं हर पीरियड से जो डिफरेंट पॉटरीज मिली हैं आपको टिल कंटेम्प्रेरी टाइम्स उसके बारे में डिस्कशन करूंगी। इसके अलावा एक और पॉटरी मिलती है जिसे बोलते हैं जरी वेयर। जरी वेयर में क्या होता है कि पेंटिंग तो वाइट कलर की होती है पर उसकी बाउंड्री ब्लैक कलर की होती है, इसको बोल देते हैं जरी वेयर। तो हमें यहाँ से कौन कौन सी पॉटरी मिली है अंजीरा और सियादम वाले एरिया में से, एक तो टोगाऊ वेयर और एक जरी वेयर। नेक्स्ट लोकेशन जो है वो है मुंडीगक। मुंडीगक भी अफ़गानिस्तान का एक एरिया है, यहाँ पर है मुंडीगक, रफली ये रहा मुंडीगक। मुंडीगक के क्या फीचर्स हैं कि यहाँ पे जो है 4000 से लेकर 3500 BC के आसपास हमें ऑक्यूपेशनल लेवल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लोग पहले शुरुआत में एकदम सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जी रहे थे, वही घूम रहे थे फिर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ अपना कदम बढ़ाया। यहाँ में कुकिंग हर्थ मिले हैं, मतलब ज़मीन में गड्ढे होते हैं ना, फिर उसमें आग लगा के लोग कुछ खाना पका लें उसके ऊपर रख के, तो वो होते हैं कुकिंग हर्थ। तो कुकिंग हर्ट्स मिले हैं घरों के बाहर में। पॉटरी भी मिली है, व्हील मेड ही है पॉटरी। स्टोन ब्लेड्स मिले हैं और बीड्स मिली हैं स्टोन की बनी हुई, लैपिस लज्यूली की बनी हुई। कुछ कॉपर के भी टुकड़े मिले हैं हमको, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है,
जैसे एक नीडल मिला है और एक छोटी सी ब्लेड मिली है। टेराकोटा फिगरीन मिला है एक किसके, हम्प्ड बुल का, जो होता है ना बुल, मतलब जो गाय का जो मेल काउंटर पार्ट होता है ना उसको बुल बोलते हैं। और पहले वो खेती में बहुत ज़रूरी था, इसलिए अगर आपको उसके फिगरीन्स वगैरह मिल रहे हैं तो मतलब बुल का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको मिलते हैं। आपको हड़प्पा सभ्यता से भी काफ़ी बुल के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मतलब सील्स और सीलिंग्स पे उसके काफ़ी सारे फिगर्स मिलेंगे। तो उससे समझ आता है कि लोगों के जीवन में खेती का कितना महत्व था, कि वो खेती में यूज़ होने वाले जानवरों को अपनी सील्स और सीलिंग्स पे वो कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ से हमें बेर के और वीट के ये प्लांट रिमेन्स मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं कैटल, शीप और गोट्स के। और इस पॉइंट तक वो डोमेस्टिकेट हो चुकी हैं, 3,000-4,000 साल से तो 3,000-4,000 BCE तक तो वो अच्छे से डोमेस्टिकेशन में आ चुकी है एक वाइड एरिया में, तो इसलिए उनके डोमेस्टिकेटेड बोन्स मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी साइट्स हैं, जैसे सूर जांगल, ढाबर कोट, राना घुंडई, ये एनम्बर वैली, वही बलूचिस्तान वाले एरिया में ये 2-3 साइट्स हैं। यहाँ पे भी हमें काफ़ी कैटल बोन्स मिलती हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कैटल बोन्स मिलती हैं। उससे पता चलता है कि कैटल रेयरिंग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था। अब हो सकता है कुछ सोसाइटीज़ में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो वहाँ पे एनिमल्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो आज भी आप देखोगे नॉर्थ इंडिया की तरफ, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में, हिमाचल या ऐसे एरियाज़ में ऐसे लोग रहते हैं जहाँ एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो सोलली कैटल रेयरिंग पे या एनिमल रेयरिंग पे डिपेंडेंट है। उनकी शीप गोड होती हैं, वो उनको लेके घूमते रहते हैं, उन्हें चराते हैं, उन्हीं का वूल निकाल के उनका दूध बेचते हैं। इस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं। ठीक है, जो पॉटरी मिली है इन एरियाज़ में से वो कुछ डेकोरेटेड थी, और उस पर हम्प्ड और हम्पलेस कैटल के डिज़ाइंस बने हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मिलती है वो है गॉगल आइड फीमेल फिगरिन्स, मतलब ऐसे क्ले की, टेराकोटा की ऐसे फीमेल फिगरिन्स बनी हुई हैं। ठीक है, और उनमें ऐसे ऐसे उनकी आँखें हैं। और इस एरिया से, जिस एरिया से मिली है उस एरिया का नाम है जॉब वैली, तो इनको बोला जाता है जॉब मदर गॉडेस। ठीक है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जॉब मदर गॉडेस का इस एरिया से मिलती हैं। जॉब वैली इस एरिया में है, तो यहाँ से जॉब मदर गॉडेस के हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट साइट है राना घुंडई। राना घुंडई में जो पीरियड 1 है वही सेमी नोमैडिक कम्युनिटी लाइफस्टाइल है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिफाइंड स्ट्रक्चरल रिमेन्स भी मिलते हैं। यहाँ से जो पॉटरी मिली है वो भी हैंडमेड है, एकदम प्लेन पॉटरी है, उस पर डिज़ाइंस नहीं है, कलर नहीं है, एकदम सिंपल पॉटरी है। बोन्स मिल रहे हैं डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप, गोट के, और कुछ टीथ मिले हैं, 4 टीथ मिले हैं, एक हॉर्स के या एस के। अब हिस्टोरियंस कंफ्यूज हैं इसको क्या बोलना है, क्योंकि हॉर्स और एस के टीथ में डिफरेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं यहाँ से जो टीथ मिला है ये तो हॉर्स के ही हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं ये तो एस के हैं। अब ये हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं, ये हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब हड़प्पा सभ्यता और आर्यन इन्वेजन की थ्योरी आएगी तब हम समझेंगे कि हॉर्स का जो इशू है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इसके अलावा माइक्रोलिथिक ब्लेड्स मिली हैं राना घुंडई से, कुछ नीडल्स मिली हैं, और जो पॉटरी मिली है वो बफ टू रेड सरफेस कलर की हैं। बफ मतलब वही येलो से लेके रेड कलर है उनका। नेक्स्ट साइट है गुमला और रहमान ढेरी। यहाँ पर होंगी गुमला, ये गुमला है, और रहमान ढेरी भी इस एरिया में है। मैप पे दिखाया नहीं गया है, नेक्स्ट मैप में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी रहमान ढेरी, वो एक अर्ली हड़प्पन साइट की उसमें भी आती है। पीरियड 1 जो है यहाँ पे वो ए सेरेमिक है, मतलब पॉटरी का लोगों को पता नहीं है पॉटरी कैसे बनाते हैं। ए सेरेमिक मतलब जब पॉटरी नहीं होती है, तो ए सेरेमिक है यहाँ पे। यहाँ टेराकोटा की फीमेल फिगरिन्स मिली हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं, कुछ कॉपर और ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट भी मिले हैं। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि ब्रॉन्ज कैसे बनता है, जब आप कॉपर और टिन को अलॉय कर देते हो, यानी कि कॉपर को और टिन जो मेटल है इनको जब आप मिक्स कर लेते हो उससे ब्रॉन्ज बनता है। तो जब अगर कोई सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज बना रही है तो वो मतलब काफ़ी कुछ सीख चुकी है। नेक्स्ट साइट है शेरी खान, इसकी डेट भी करीब 4000 से लेके 3500 और 3000 BC के आसपास में। यहाँ पे भी लोग घर जो हैं वो मड ब्रिक्स के बना रहे थे, स्टोन फाउंडेशंस के ऊपर ये मड ब्रिक्स के घर थे। मड ब्रिक मतलब वही मिट्टी की ईंट बनी है, हाथ से बनाई हुई है और धूप में सुखा लिए। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो भी चीज़ें हमें किसी साइट से मिलती हैं उनको आर्टिफैक्ट्स बोल देते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स में आपको सेल्ट यानी नवपशान, हस्तकुठार, माइक्रोलिथ्स और सैडेड कॉइन मतलब सिलबट्टे, जैसे चटनी पीसने वाले सिलबट्टे होते हैं ना, सैडेड कॉइन्स मिले हैं, रिंग स्टोन्स मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं, टेराकोटा के स्पिंडल वॉल्स मिले हैं। स्पिंडल वॉल्स मतलब ऐसे एक ऐसी डंडी सी होती है, उसमें यहाँ पे एक भारी कुछ
स्ट्रक्चर सा अटैच कर देते हैं छोटा सा, फिर उससे क्या होता है, कॉटन ली सपोज करो और इसको ऐसे 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 आसपास लपेटते गए, इससे क्या बन जाएगा, कॉटन की थ्रेड बन जाएगी। तो स्पिंडल वॉल्स मिलने लगे हैं, इसका मतलब लोग धीरे धीरे बुनाई की तरफ जा रहे थे, कपड़े बनाने की तरफ जा रहे थे कॉटन के, ठीक है। फिगरीन्स मिली है फीमेल और बुल फिगरीन्स मिली है मेल फीमेल, कुछ पेंटेड भी चीज़ें मिली हैं, बोन्स मिली हैं शीप की, गोट की, कैटल की और बफेलो की। इसके अलावा 2 टाइप की पॉटरी मिली है, कहाँ से, हम किसकी बात करें, शेरी खान से। तो कुछ 2 टाइप की पॉटरी मिली है, एक तो हैंडमेड पॉटरी थी जो बिल्कुल कोर्स थी, है ना, ब्लैक कलर की थी और कोर्स थी, मतलब उस एकदम, एक तो होती है पॉटरी पॉलिश्ड, ठीक है, एकदम समतल सरफेस, और कोर्स मतलब दाने दाने हो उसके सरफेस पे। तो ऐसी पॉटरी मिली है जो दानेदार है और उसका ब्लैक कलर है। नेक्स्ट साइट है सरायखोला। सरायखोला इज़ लोकेटेड हियर। सरायखोला हमने बात कर ली राणा घुंडई, मेहरगढ़, सियादा, मंजीरा, गिल मोहम्मद, मुंडिका, गुमला। अब सरायखोला की बारी। सरायखोला जो साइट है वो करीब 4000 BC के आसपास को डेट करती है, मतलब यहाँ जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो सबसे पुरानी डेट यही देते हैं। और यहाँ पे हैंडमेड, हाथ से बनी हुई प्लेन एक रेड ब्राउन कलर की पॉटरी है जिसपे मैट इम्प्रेशन है, मतलब ज़मीन पे सपोज करो, ज़मीन पे बैठ के अगर लोग पॉट बना रहे हैं, मिट्टी का पॉट है तो ज़मीन पे जो भी चीज़ होगी उसका इंप्रेशन आ जाएगा ना। तो ज़मीन पे अगर रीढ़ की चटाई बिछी हुई है, रीढ़ एक घास टाइप होती है, उससे चटाई बना सकते हैं लोग, तो उससे चटाई अगर रीढ़ की बिछी हुई है और इस पर मटका बना रहे हैं तो इसका इंप्रेशन इस पर पड़ जाएगा। तो हमें ऐसे पॉट्स मिले हैं जिन पे रीढ़ इम्प्रेशंस हैं। इसके अलावा हमें स्टोन सेल्ट्स मिली है, मतलब खेती होने लगी थी, कहाँ से, सरायखोला से। माइक्रोलिथ्स मिले हैं, टेराकोटा के व्हील्स और टॉय कार्ट्स मिले हैं, अब लोग खिलौने भी बनाने लगे हैं। अब नेक्स्ट साइट जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नाल। ये जो नाल जो साइट है अभी ये मैप में लोकेटेड नहीं है, बट नाल साइट जो है बलूचिस्तान में ही है। और यहाँ पे हमें बोल्डर्स से कुछ घर बने मिलते हैं। कैसे, जो गोल पत्थर होते हैं उनको बोल्डर होते हैं, तो घर बनाने में जब आप ऐसे गोल गोल पत्थरों का फाउंडेशन डाल दो तो वो ऐसे बोल्डर के फाउंडेशन वाले घर हमें कहाँ से मिलते हैं, नाल से मिलते हैं। यहाँ हमें फ्रैक्शनल बरियल्स के भी सबूत मिले। फ्रैक्शनल बरियल्स मतलब वही कि आप पहले बॉडी को एलिमेंट से एक्सपोज करो, ठीक है, और उसकी सिर्फ लास्ट में जब हड्डियाँ बच जाए ना, किसी भी तरीके से शायद जला के या जैसे भी, सिर्फ जो हड्डियाँ बच जाए उनको आप एक मटके में डालो और फिर उसका अस्थि विसर्जन कर दो, वो होता है फ्रैक्शनल बरियल। तो वो हमें फ्रैक्शनल बरियल मिले हैं, मिट्टी में दबा दिए होंगे उन्होंने ऐसे मटके हड्डियों वाले, ये हमको मिलते हैं देखने को, ठीक है। नाल की पॉटरी बहुत फेमस है क्योंकि देखिए जब भी कोई डिस्टिंक्ट पॉटरी किसी जगह से मिलने लगती है तो जिस जगह से वो सबसे पहली बार मिली होती है उसी के बेसिस पे उसका नाम पड़ जाता है। तो जो नाल से जो पॉटरी मिली थी वो क्या थी, पॉलीक्रोम, बहुरंगी थी, अलग अलग कलर्स में थी और उसके काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स थे। तो ऐसी पॉटरी जो थी इस टाइप की उसको हमने क्या बोल दिया, नाल पॉटरी। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ नाल पॉटरी की। ये अभी इनका कलर उड़ गया है लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके पता लगाया है कि हाँ ये रेड कलर था, इस पर थोड़ा ग्रीन कलर था या जो भी कलर्स थे, और ये अलग अलग शेप्स हैं इसकी, इस तरीके के वाइड एकदम नैरो मुंह के भी, स्ट्रेट एकदम जार्स और ऐसे पैटर्न वाले जार्स, ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस वाले जार्स, और ये पीपल के पत्ते या अलग नेचुरल लीव्स बनने वाले जार। मतलब डिज़ाइंस जो है वो नेचर से भी इंस्पायर्ड थी और ज्योमेट्रिक भी थी, ठीक है। तो ये ऐसी पॉटरी जहाँ भी देखने को मिल जाती है ना, ये वाली पॉटरी नाल पॉटरी, तो उसको हम बोल देते हैं कि हाँ ये नाल से मिली हुई पॉटरी है, वो यहाँ मिल रही है, मतलब लोगों ने यहाँ से नाल से कनेक्शन रहा होगा लोगों का कुछ ना कुछ, ठीक है। बीट्स में अगर बात करें तो अगेट के, क्रिस्टल के, कार्निलियन के मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, और कॉपर के भी कई ऑब्जेक्ट्स मिले हैं नाल से, जैसे एक कॉपर, और हमें एक ऐसी आड़ी मिली है यहाँ से जो अलॉयड है, और उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसमें कॉपर, निकल और लेड, इन तीनों का अलॉय है। तो मतलब लोग मेटलर्जी, इससे पहले भी हमें एक साइड जो उससे ब्रॉन्ज की चीज़ मिल चुकी है जिसमें कॉपर और टिन का अलॉय है। अब यहाँ से हमें साफ साफ नाल से एक ऐसी आर्जे यानी कि आड़ी मिली है जिसे कॉपर और निकल और लेड अलॉयड है, ठीक है। तो मेटलर्जी में एडवांसमेंट का ये दिखाता है। नाल रिलेटेड साइट्स, इसका मतलब है ऐसी सारी जगह जहाँ पे नाल पॉटरी मिल रही हैं, वो वहाँ पे 2 टाइप के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे कि भाई कि लोग या तो हिल के ऊपर पत्थर से ब्लॉक कर दें और फिर जब बारिश हो जाए वहाँ जाके खेती कर ले, या फिर ये लो लाइंग एरियाज़ में जहाँ पानी भर जाता है उनके ऊपर एम्बैंकमेंट बना के अपने खेत की तरफ ले जाएं।
ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरीके के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिले हैं हमें नाल रिलेटेड साइट से। नेक्स्ट है बालाकोट। बालाकोट जो है एक साइट है मकरन कोस्ट में, बलूचिस्तान में। ये मैप में आप इधर देख लीजिए बालाकोट। बालाकोट करीब करीब यहाँ पर है, ठीक है, इस एरिया में सी के पास में। तो बालाकोट जो है ये 2.8 हेक्टेयर बड़ी साइट है और यहाँ पे हमें पीरियड 1 से नियोलिथिक ऑक्यूपेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। 5th मतलब करीब करीब 5000 BCE से लेके 3000 BCE तक के पीरियड्स हैं ये अर्लीस्ट इसके। यहाँ लोगों ने मड ब्रिक्स के घर बना रखे हैं, व्हील से टर्न हुई पॉटरी बना रखी है, और वो सेम पॉटरी है जो हमें नाल से मिलती है ना, उसी टाइप की पॉटरी है, नाल पॉटरी। माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, टेराकोटा फिगरीन्स मिलती हैं, किसकी, हम्ड बुल्स की। यानी बुल इतना इंपॉर्टेंट था कि उसको आपकी टेराकोटा फिगरीन्स कई सारी जगहों से मिल रही हैं। बीड्स मिल रही हैं स्टोन की, लैपिस लजुली की, शेल की, टेराकोटा की, बोन के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं और कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में। यहाँ से हमें कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है, किस किस का, बार्ले का कल्टीवेशन एविडेंस हमें मिलता है नाल से, और डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स का भी, नॉट नाल, बालाकोट से हमें कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है बार्ले का, और डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिलता है कैटल, शीप और गोट्स का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बालाकोट एक अर्ली हड़प्पन साइट में भी कंसिडर की जाती है, तो इसीलिए जो साइट अर्ली हड़प्पन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले चैप्टर में आपको समझ आएगा कि क्यों है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हाँ ये एक अर्ली हड़प्पन साइट है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है घग्गर हाकरा रिवर। देखिए ये आज के टाइम में इंडस बह रही है, ठीक है, ये इंडस है और इसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। पर आज से करीब करीब हज़ारों साल पहले एक नदी थी जिसका नाम था सरस्वती, वो बहती थी यहाँ से। ये है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का रूट था यहाँ पे, और ये नदी धीरे धीरे सूख गई ड्यू टू अननोन रीजंस। शायद आर्कियोलॉजिस्ट गेस करते हैं कि ये सतलज नदी थी जो पहले सरस्वती में बहती थी, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, इंडस में जाके मिल गई, इसलिए सरस्वती सूख गई। बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर ये जो सरस्वती नदी थी वो बहती थी और वो काफ़ी सारे एरिया में पानी सप्लाई करती थी। उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी अमाउंट में सेटलमेंट्स भी थे। तो ये इंडिया से बहती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है सरस्वती। इसको आज की डेट में हम घग्गर हाकरा नदी से जानते हैं। तो घग्गर जो है इंडिया वाला पार्ट है वो घग्गर है, और पाकिस्तान में जब वो एंटर हो जाती है नदी को हाकरा बोला जाता है, ठीक है। आज ये नदी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं क्योंकि सूख गई है, थोड़ा बहुत जब बारिश मिलता है तभी बहती है। तो यहाँ पे भी हमें एक पॉटरी मिली है, मतलब घग्गर हाकरा जो रिवर बेड है ना, उसके सूखे हुए क्षेत्र के आसपास में एक बंदा है MR मुगल, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट है ये पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने जब खुदाई की थी ना, उनको एक पॉटरी मिली, ठीक है। और इस पॉटरी की क्या खासियत है कि ये थोड़ी अलग है देखने में। ये हैंडमेड पॉटरी है और ये सबसे अर्लीस्ट पॉटरी है जो घग्गर हाकरा के एरिया के आसपास से मिलती है। इनमें इस पॉटरी की खासियत क्या है कि इस पॉटरी के बाहर की तरफ, ठीक है, मिट्टी से कुछ पॉटरी के टुकड़े मिक्स करके ऐसे लगाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्राफ्ट आइटम की तरह बनाने की कोशिश की है। मिट्टी में अगर आप पॉटरी के पीसेस को मिक्स कर दो थोड़ा थोड़ा और इसको पूरा की पूरा ऐसे लेयरिंग लगा दो पॉट्स के ऊपर, ऐसी टाइप की पॉटरी हमको देखने को मिलती है। और कलर की बात करें तो बाहर जो है एक ब्लैक कलर का सा कलर है एक्सटीरियर पे। तो ये जो पॉटरी है ना, ये सबसे पहले MR मुगल को घग्गर हाकरा रिवर के आसपास मिली थी, सूखे हुए बेड के आसपास। तो इसका नामकरण कर दिया गया हाकरा वेयर्स, ठीक है, हाकरा पॉटरी। और ये जो पॉटरी है ये करीब करीब डेटिंग की है तो 4th मिलेनियम BCE के आसपास की मिलती है, मतलब इतनी पुरानी पॉटरी है। और हमें 99 हाकरा वेयर साइट्स मिली हैं आज तक, मतलब 99 ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हमें हाकरा वेयर्स मिलते हैं। और हड़प्पा से भी हमको मिलने लगते हैं, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हमें हाकरा की पॉटरी मिलने लगती है। तो इससे पता चलता है कि कितना एक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन का एक दौर रहा है कि नियोलिथिक सेटलमेंट से ले करके हड़प्पा तक लोग हाकरा वेयर्स को यूज़ करते आए हैं। 52% जो साइट्स जिन पे हाकरा हमें वेयर मिले हैं वो कैंप साइट है, कि लोग एक बार आ रहे थे, थोड़ा टाइम रुकते थे, फिर चले जाते थे। पर करीब करीब 40% में परमानेंट सेटलमेंट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिफैक्ट्स की, जो ये हाकरा वेयर साइट्स हैं, इनसे क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो इनमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं हमको, टेराकोटा के कैटल फिगरीन्स मिले हैं, बैंगल्स मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, शेल की बनी हुई, टेराकोटा की बनी हुई, और कुछ कॉपर के टुकड़े मिले हैं। हाकरा वेयर्स जो हैं
वो सिर्फ घग्गर हाकरा वैली तक सीमित नहीं है, वो हमें घग्गर हाकरा वैली के बाहर भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जलीलपुर इन पंजाब प्लेन्स। मतलब देखिए डिस्टेंस देखिए कितना बड़ा है। एक आपको घग्गर हाकरा के यहाँ इस एरिया में आपको पॉटरी मिल रही है और एक आपको इस एरिया में मिल रही है। मतलब इंटरेक्शन का जोन कितना बड़ा रहा होगा, तभी तो यहाँ की पॉटरी यहाँ पहुँच पा रही है। और सबसे मज़ेदार बात है कि एक अर्ली हड़प्पन लेवल्स में भी घग्गर हाकरा की पॉटरी मिलती है। तो उसकी बात हम हड़प्पन चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है हाकरावेयर का अर्ली हड़प्पन लेवल्स में। ठीक है, हड़प्पा ये तो बात कर ही ली है कि घग्गर हाकरा की पॉटरी अर्ली हड़प्पन लेवल्स में भी मिली है। ठीक है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी हमें हाकरावेयर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सेटलमेंट छोटा था और पॉटरी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा वेरिएड नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, जैसे पीपल लीव्स वगैरह हो गई, बुल बना लिया ऐसे। और आर्टिफैक्ट्स में टूल्स मिल गए, माइक्रो ब्लेड्स हो गई और चैल्सिडनी की ब्लेड्स हो गई, छोटे छोटे फिश हुक्स हो गई, ये सब आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। लोग जो थे वो आर्टिफिशियली रेस्ड एरिया पे रहते थे। अब पहले क्या होता था, ज़मीन से ये ज़मीन है इसी की लेवल में घर बना लिया। अब लोगों में क्या प्रचलन आ गया था कि ज़मीन है ना, उसे हम थोड़ा उठा के अपना घर बनाएंगे। जैसे प्लेटफॉर्म बनाया, अब इसके ऊपर घर बनाएंगे। आज भी तो यही होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोड से ऊपर उठा के अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि घर की हाइट ऊंची लगे, घर थोड़ा और मेजेस्टिक और लंबा लगे, बड़ा लगे। हरियाणा में एक साइट है भीरना में भी हमें हाकरावेयर्स मिले। मतलब इंडिया में कितनी सारी साइट्स हैं जहाँ से हमें हाकरावेयर्स देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के एक न्यूलिथिक सेटलमेंट से जो एक पॉटरी है वो इंडिया में अर्ली लेवल्स में मिलना हड़प्पा के, वो एक बहुत बड़ी एक रेवलेशन है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया की ही सिविलाइजेशन है। इसको डिटेल में मैं आपको हड़प्पन चैप्टर में समझाऊंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि हाकरावेयर्स का इंडिया के लेवल्स पे मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा भीरना से हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे कार्निलियन के अगेट, जैस्पर, लैपिस लाजुली की बीड्स मिली हैं, टेराकोटा की बैंगल्स मिली हैं, सिलबट्टे मिले हैं और चर्ट की ब्लेड्स और बोन पॉइंट्स मिले हैं। थैंक यू।